नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। मैं मयंक। लगातार हम हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास पे बातचीत करते हुए चल रहे हैं और ऐसे में हम काव्य शास्त्र को नहीं छोड़ सकते। तो एक तरफ से हम काव्य शास्त्र को भी उसके सारे तथ्यात्मक पहलुओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने जो कक्षा रखी हुई है, जो क्लास लगाई हुई है, उसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु पर बातचीत करेंगे। उसके सारे तथ्यात्मक जानकारियों को भी समझेंगे। तो आइए हम सीधे जानते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि काव्य लक्षण पे बातचीत करें तो संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने 3 आधारों पर माना है। उसमें पहला आधार है शब्द और अर्थ के आधार पर, दूसरा है शब्द के आधार पे और तीसरा रस और ध्वनि के आधार पर। अब हम जानेंगे कि शब्दार्थ के यानी कि शब्द और अर्थ के आधार पे कौन कौन से आचार्य माने हैं और काव्य लक्षण के संबंध में क्या क्या बोले हैं। इसको जानने के लिए अब हम देखें तो आचार्य भामा जो है वो कहते हैं कि शब्दार्थो सहित काव्यम, यानी कि शब्दार्थ सहित ही काव्य है। यही इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है। रुद्रत कहते हैं कि ननु शब्दार्थो काव्यम। आप ध्यान दीजिए कि जिसमें ननु आए वो रुद्रट का है और जिसमें केवल शब्दार्थों सहित काव्यम आए वो भामा का है। वामन कहते हैं कि काव्य शब्दोयम गुणालंकारम संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, यानी कि जिसमें संस्कृत और गुणा अलंकार आए वो वामन का है। इस तरह से कुछ ना कुछ आप ट्रिक बनाते चलिए जिससे आपको याद करने में आसानी रहे, क्योंकि ऐसे ट्रिक बना लेने से याद करने में आसानी होती है। तो आप इस तरह के ट्रिक जरूर बनाइए। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो केवल शब्दार्थों आ जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो ननु शब्द आएगा, ननु को याद करेंगे, ननु जो है वो रुद्रट में आ जाएंगे। और गुणा अलंकार और संस्कृतियो यानी कि ये वामन में आ जाएगा। इस तरह से कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर याद करते हुए चलेंगे। कुंतक जो देते हैं काव्य लक्षण के रूप में, काव्य लक्षण बेसिकली काव्य की परिभाषा ही है। तो वो कहते हैं कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम त्वरिदादाय कारणी, यानी कि जिसमें वक्र कवि व्यापार आए वो कुंतक के द्वारा कहा गया है। आगे अब हम देखेंगे कि मम्मट जो कि शब्द और अर्थ के आधार पे ही काव्य लक्षण को बताते हैं, वो कहते हैं कि तद दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वपि। अब जिसमें पुनः क्वपि आ जाए वो मम्मट के द्वारा कहा गया है। आप इस चीज को जरूर नोट करें कि क्वपि से हम जान जाएंगे कि मम्मट ने कहा है। उसके बाद वाग्भट कहते हैं कि साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुटरीति रसोपेतः काव्य कुवितम कृतये। आनंदवर्धन कहते हैं कि हृदया आह्लादिश शब्दार्थ तो शब्दार्थमय त्वमेव काव्यम लक्षणम, यानी कि जिसमें ये सहृदय आए वो आनंदवर्धन का है। ये जरूर आप ध्यान दें। राजशेखर कहते हैं कि गुणवंदम अलंकृतं च वाक्यमेव काव्यम। विद्याधर शब्दार्थो वरूपस्य शब्दार्थ पुस्तावत काव्यम। क्षेमेंद्र कहते हैं कि काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ सहित सत अलंकृत। ये जितनी भी पंक्तियां हैं सब की सब इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप जरूर इसके किसी न किसी शॉर्ट टर्म से आप याद करने का प्रयास करेंगे। किसी न किसी अपने एक एक शब्द एक एक की पॉइंट बनाएंगे और वहाँ से इसको याद करने का एक अपने दिमाग में इसको अस्थायी रूप देने का प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे कि शब्द के आधार पर काव्य लक्षण यानी कि काव्य की परिभाषा कितने लोग बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है दंडी का। दंडी कहते हैं कि शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। उसके बाद जयदेव कहते हैं कि निर्दोषा लक्षणवती शरित गुणभूषणा शालंकार रसानेक वृत्तिवाक्येन नाम वाक। जगन्नाथ का ये सबसे प्रसिद्ध है, सीधे परीक्षाओं में पूछता है, तो इसको जरूर आप इम्पोर्टेंट लगा लें कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम। और ये शरीर तावस्तात् व्योच्छिन्ना से भी आप इसको भी इम्पोर्टेंट में लगाएं।
आगे अब हम देखें कि रस और ध्वनि के आधार पर काव्य लक्षण की परिभाषा कौन देता है क्या। तो विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भोजराज कहते हैं कि निर्दोषम गुणवात काव्यम अलंकार करैल कृतम अलंकृतम कि रस्वन्वितम कवि है कुर्बन कृति प्रतीच विन्दति। तो ये इस तरह से जो है कि रस और ध्वनि के आधार पर ये लोग मांगते हैं। अब देखेंगे कि मध्यकालीन कवियों ने काव्य लक्षण के पक्ष में क्या क्या कहा है। तो केशवदास कहते हैं कि यद्यपि सुजति सुलक्षिणी सुबरन सरस समृद्धि आभूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मीत। आप ध्यान दीजिए कि केशवदास एक अलंकारवादी हैं, ऐसा शुक्ल कहते हैं। श्रीपत ने लिखा है काव्य लक्षण के संबंध में कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि बीन। चिंतामणि ने काव्य लक्षण के संबंध में कहा है कि शगुन अलंकारन सहित दोष रहित जोई होई शब्द अर्थवारों कवित विबुध कहत सब कोई। कुलपति मिश्र ने कहा है कि दोष रहित और गुण सहित। आप इन सब चीज़ों में एक एक अपना कीवर्ड जरूर ढूंढते रहिएगा। जैसे अगर हम कविता बनिता मीत में अगर हम देखें तो हम इसको देख के ज़्यादातर पहचान सकते हैं कि ये केशवदास की लाइन है। अगर हम देखें कि जो श्रीपत की लाइन को अगर हम खोजें तो इसमें हम देखेंगे कि कविता बनिता छवि नहीं, कविता बनिता मीत और कविता बनिता छवि नहीं, ये दोनों में हम जरूर अंतर कर पाएंगे कि केशवदास और श्रीपति में ये अंतर है। अब हम देखेंगे कि चिंतामणि की जो लाइन है इसमें दोष रहित जो हो, ये इसको हम जरूर देखें और उसमें भी सब पहली पंक्ति ये जरूर सगुन अलंकारन सहित, इससे हम पकड़ लेंगे कि चिंतामणि की ये पंक्ति है। सूरत मिश्र ने कहा है कि वर्णन मनोरंजन रहा रीति अलौकिक होई निपुण कर्म कवि जो तुही काव्य कहत सब कोई। कवि देव कहते हैं कि शब्द जीव तिहि अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। तो ये अलंकार गंभीर जिसमें आता है ये देव की पंक्ति है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। आगे हम देखेंगे कि सोमनाथ ने काव्य लक्षण के संबंध में कहा है कि सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध आभूषण जुत कवि कर्म जो सो कवि कहत शुद्ध। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने आई है, भिखारी दास की परीक्षाओं में पूछी गई ये पंक्ति है कि रस कविता को अंग है भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करें करूपता। भूषण के आ जाने से बहुत लोग भूषण लगा देते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि रस कविता को अंग है जिसमें आ जाए वो और किसी की नहीं है, वो भिखारी दास की पंक्ति है। अब हम देखेंगे कि आधुनिक युग के जो हिंदी के आचार्य और कवि हैं उन्होंने क्या कहा है साहित्य की परिभाषा को देते हुए, काव्य के लक्षण को बताते हुए। तो सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी कि MPD ने कहा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। अब हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे हम कविता कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ें कि हृदय की आत्मा जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है और हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे हम कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल अन्यत्र और भी कहते हैं कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। आगे आनंद दुलारी वाजपेयी ने काव्य के लक्षण के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि
काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र के स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं और इसी रस से काव्य का निर्माण होता है, ये नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। आगे हम देखें तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यहाँ तक जरूर याद रखें, परीक्षा में इतना जरूर पूछता है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये कौन कहता है? तो ये जयशंकर प्रसाद कहते हैं। बाकी अगर पढ़ें तो जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जाती है। लेकिन ये जरूर ध्यान दें कि काव्य जो है वह आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। अब आगे अगर हम देखें तो कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। इसको भी याद रखें, ये छोटी छोटी पंक्तियाँ जरूर पूछ लेती हैं परीक्षाओं में कि कविता जो है वो कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती हैं, ये महादेवी वर्मा कहती हैं। सुमित्रा नंद पंत ने सिर्फ एक लाइन में कह दिया कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। अब हम देखें कि पाश्चात्य विद्वान ने क्या कहा है, तो ड्राइडन ने कहा है कि पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, और कॉलरिज कहते हैं कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, यानी कि पोएट्री जो है हमारे सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। अब हम पढ़ें कि जो ड्राइडन है वो ऊपर हमने एक और देखा था, एक जगह और वो कहते हैं कि पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर ऑफ पैथेटिक एंड न्यूमेरियस स्पीच। कविता जो है वो रागात्मक छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, ये ड्राइडन कहते हैं। अब आगे अगर देखें तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी कि कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन मात्र है। कॉलरिज ने कहा है कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड, ये ऊपर मैंने बता दिया है। अगर हम और देखें तो पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स, मतलब कविता हमारे सुखद उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है, ऐसा पीबी शेली का कहना है। ओवर आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, यानी कि हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति हैं, ऐसा पीबी शेली कहते हैं। एडगर एलन पो ने लिखा है कि पोएट्री इज रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कि कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना ही है। रामचंद्र शुक्ल ने भी कुछ स्थानों पर इस तरह का विचार प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे कि काव्य हेतु क्या होता है। काव्य हेतु, तो काव्य हेतु है वो उसका तात्पर्य कारण से है, मतलब कि काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है। किन कारणों को लेकर हम काव्य का सृजन करते हैं, काव्य को रचते हैं, किन तत्वों का होना जरूरी है उसमें, इस पे बातचीत करें तो काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में समझा जा सकता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में
मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं को माना गया है। पहला प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब हम देखेंगे कि कुछ आचार्य हैं जो अलग अलग तरह के काव्य हेतु को प्रतिपादित करते हैं। जो सबसे पहले भामह है, भामह काव्य हेतु में केवल प्रतिभा को मानते हैं। दंडी प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को। रुद्रट और कुंतक एक समान शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को मानते हैं। वामन का थोड़ा सा बदला हुआ रुख है और वो प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति की जगह लोक विद्या प्रकीर्ण का शब्द का यूज करते हैं। जयदेव मूल प्रतिभा को मानते हैं। मम्मट शक्ति, निपुणता और अभ्यास करते हैं, लेकिन प्रतिभा की जगह शक्ति का प्रयोग, व्युत्पत्ति की जगह निपुणता का प्रयोग और अभ्यास मम्मट मानते हैं। हेमचंद केवल प्रतिभा मानते हैं, जगन्नाथ केवल प्रतिभा मानते हैं। अब भामह कहते क्या हैं? भामह कहते हैं कि काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावतः, मतलब किसी किसी प्रतिभाशाली में ही काव्य कभी कभी स्फुरित होता है। वामन ने प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 तत्वों को सम्मिलित किया है। वो 6 तत्व क्या हैं? लक्ष्यज्ञता यानी कि काव्य परिचय, अभियोग काव्य रचना का अभ्यास, वृद्ध सेवा गुरु महत्व, अवक्षेण अवीक्षण का मतलब उचित शब्द प्रयोग, और प्रतिभा और अवधान चित्त की एकाग्रता। आगे अगर हम देखें तो जयदेव के अनुसार श्रुत यानी कि व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है, मतलब कि श्रुत, व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा जो होती है वही काव्य हेतु बनती है। ये ऐसा जयदेव का मानना है। जगन्नाथ कहते हैं कि तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा, यानी कि कवि में रहने वाली प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण है। आगे अगर हम देखें कि फिर मम्मट के काव्य प्रकाश से पंक्तियां आती हैं कि शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्या अवक्षेणात्, काव्य काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद्भवे, यानी कि शक्ति, लोक शास्त्र और काव्य आदि के अवीक्षण द्वारा अर्जित निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति और काव्यज्ञों के प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास ही काव्य हेतु है। अब हम देखेंगे कि प्रतिभा है क्या। जो 3 बताए जा रहे हैं, प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, तो उसमें देखें कि प्रतिभा क्या है। तो प्रतिभा अथवा शक्ति जिसे कहते हैं को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके संदर्भ में आचार्यों का मत निम्नलिखित है। भट्टोत कहते हैं कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी, नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। सीधे सीधे ये जो लाइन है, इस बार यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई है, यूजीसी नेट की परीक्षा 2025 में, यानी कि जनवरी में जो परीक्षा हुई है उसमें ये सीधे लाइन पूछ ली थी कि किसकी लाइन है। तो ये भट्टोत की लाइन है। वो कहते हैं कि अर्थ या वर्ण विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये अभिनव गुप्त की लाइन है। वो कहते हैं कि अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा ही प्रतिभा है। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है, इससे आप अर्थ निकालिएगा। तो कुंतक कहते हैं कि प्राक्तनान अद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा कचिदेव कवि शक्ति है, यानी कि पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है। मम्मट कहते हैं कि शक्ति कवित्व बीज रूपम संस्कार विशेष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप जरूर नोट भी करें। पूछ लेता है कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, किसकी पंक्ति है? तो ये मम्मट की है। मतलब क्या है कि शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार अर्थात कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति ही है। अब हम देखें कि
जो प्रतिभा है उसके बारे में जगन्नाथ क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि सा यानी कि प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दोपस्थित, काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति सृजन क्षमता ही प्रतिभा है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है। विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के भेद भी किए हैं। रुद्रट सहजा और उत्पाद्या के नाम से। सहजा पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा, उत्पाद्या जो इस जन्म से में प्रतिभा अर्जित की जाती है। राजशेखर के द्वारा जो भेद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कार्यत्री और भावेत्री प्रतिभा के रूप में देखते हैं। कार्यत्री का संबंध कवि की प्रतिभा से है, भावेत्री का संबंध सहृदय यानी कि पाठक के प्रतिभा से है। हेमचंद ने भी प्रतिभा को दो भागों में बांटा है, एक सहजा और एक औषधि। यह रुद्रट द्वारा किए गए भेद का ही रूप है। सहजा जन्म से संबंधित है तो औषधि का संबंध श्रम से है। अब हम देखेंगे कि व्युत्पत्ति क्या है। तो विभिन्न काव्यों, शास्त्रों, लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को ही व्युत्पत्ति कहते हैं। मतलब कि जो हम विभिन्न काव्यों, शास्त्रों को पढ़ करके या समाज में रहते हुए लोक व्यवहार से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही व्युत्पत्ति कहते हैं। इसी से इसका अर्थ बहुज्ञता भी लिया जाता है। राजशेखर ने लिखा है कि उचिता अनुचित विवेको व्युत्पत्ति है, यानी कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। अब अभ्यास क्या है? तो अभ्यास के संबंध में राजशेखर ने स्पष्ट परिभाषित किया है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। आचार्य मंगल ने इसे काव्य का मूल माना है। आचार्य मंगल ने काव्य के मूल में अभ्यास को रखा है। पाश्चात्य काव्य हेतु के रूप में पाश्चात्य विद्वान क्या सोचते हैं? तो जो अरस्तु और होरेस है वो कहते हैं कि अनुकरण ही काव्य का हेतु है। कांट और हीगेल यानी कि जो जो मार्क्सवादी दार्शनिक थे हीगेल, वो कहते हैं कि सौंदर्य, प्रेम, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण काव्य हेतु है। फ्रायड कहता है कि अभुक्त काम की प्रेरणा ही काव्य को जन्म देती है। एडलर कहता है कि मानव की चिरंतन हीनता ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति और अहम की स्थापना ही काव्य है। युंग कहता है कि जीवन की इच्छा ही काव्य का कारण बनता है। अब हम देखें कि काव्य का उद्देश्य क्या होता है। तो काव्य के उद्देश्य यानी कि काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य रचना के उद्देश्य अर्थात उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहते हैं। मतलब कि जब कोई काव्य हम करते हैं, यानी कि जो काव्य शब्दार्थों सहित काव्यम जो बनता है वो जो प्रतिभा और व्युत्पत्ति और अभ्यास का काव्य हेतु से बना होता है, वो काव्य, उस काव्य का प्रयोजन क्या होता है, उस काव्य का उद्देश्य क्या होता है। तो इसके उद्देश्य के संबंध में संस्कृत के आचार्यों के अनुसार अपना अपना मत है। उसमें भरत मुनि ने कहा है कि धर्म, यश, आयु साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश के लिए ही काव्य का उद्देश्य है। यानी कि एक स्थान पर इन्होंने पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना भी काव्य का एक प्रयोजन ही माना है। भामह कहते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति और प्रीति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए कि कीर्ति और प्रीति के लिए ही समस्त कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। और वामन ने भी केवल कीर्ति और प्रीति के लिए यानी कि कीर्ति प्रीति हेतु तवात यानी कि कीर्ति और प्रीति के लिए ही काव्य की रचना का उद्देश्य माना है। रुद्रट भी पुरुषार्थ चतुष्टय, अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति, अभिमत वर की प्राप्ति के काव्य प्रयोजन माना है। कुंतक कहते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय व्यवहार ज्ञान व परम आह्लाद यानी कि अंतस चमत्कार के लिए के उद्देश्य से काव्य की रचना की जाती है। भोजराज कहते हैं कीर्ति और प्रीति के लिए काव्य रचना किया जाता है। मम्मट कहते हैं कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सध्य पर निर्वित्तये कांता सम्मिमित
यो उपदेश युजे, यानी कि यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान, शिवेतर यानी कि रोगों के नाश के लिए, परम आनंद की प्राप्ति रसास्वाद के लिए, कांता संबित यानी कि स्त्री की तरह कोमल उपदेश के लिए काव्य की रचना की जाती है, और ये मम्मट द्वारा माना गया है। एक चीज जरूर ध्यान दें कि अर्थ प्राप्ति के लिए मम्मट ने ही माना है कि अर्थ प्राप्ति के लिए भी काव्य रचना की जाती है, यानी कि काव्य का उद्देश्य अर्थ प्राप्ति में भी के लिए भी होता है। अब हिंदी कवियों के अनुसार अगर हम माने तो कबीरदास कहते हैं कि तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, यानी कि काव्य जो और कुछ नहीं ब्रह्म विचार के उद्देश्य से रचा जाता है। जायसी कहते हैं कि औ मन जानि कबित यस किन्हा, मक्कु यह रहे जगत मह चिन्हा, धन सोई जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु, यानी कि जो जायसी है वो भी यश कीर्ति के प्रयोजन से काव्य को देखते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि कीरति भनति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई, यानी कि स्वांतः सुकाय भी माना था किंतु सबका हित करने वाला भी माना है। देखिए ये नेट दिसंबर 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको आप जरूर नोट भी करें। आगे अगर हम देखें कि कुलपति मिश्र कहते हैं कि जस संपत्ति आनंद अति, दूरती न डारे खोई, अहोत कबित ते चतुरई, जगत राम बस होई। देव कहते हैं कि रहत घर न वर धाम वन, तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। कवि भिखारी दास कहते हैं कि एक लहे तप पुंजह फल, ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई, आ एक लहे बहुसंपत्ति केशव भूषण, ज्यों बरबीर बड़ाई, एकन को जसहि सो प्रयोजन, रस खानि रहीम की नाई, आ दास कवि तन की चर्चा, बुद्धिवत तन को सुख है सब ठाई, यानी कि सुख के प्रयोजन के लिए काव्य रचा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति ही काव्य प्रयोजन है। हरिओद कहते हैं कि आनंद की अनुभूति ही काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन और काव्य के उद्देश्य के लिए मैथिली शरण गुप्त की ये लाइन बहुत ही सटीक है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि काव्य का अंतिम लक्ष्य यानी कि अंतिम उद्देश्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन करना, यानी कि जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करते हुए मनुष्य के मन में से एक सामंजस्य की स्थापना करना काव्य का अंतिम लक्ष्य है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए काव्य को रचा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी काव्य प्रयोजन के रूप में मानव कल्याण को माने हैं। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि आत्मानुभूति ही काव्य प्रयोजन है। डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि आत्मव्यक्ति काव्य प्रयोजन है। अब पाश्चात्य के चिंतकों की 3 श्रेणियां हैं। एक जो कला के लिए, और एक जो कला जीवन के लिए, तीसरी जो है वो समन्वयवादी है। तो कुछ लोग पाश्चात्य में है जो कहते हैं कि कला के लिए की जाती है। तो कला के लिए मानने वालों में होमर, लोंजाइनस, शीलर, स्विनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर बिरले इसमें समर्थक रहे। तो होमर और लोंजाइनस जो है मुख्य रूप से कला के लिए मानते हैं। इसमें आप एक नाम और जोड़ें, क्रोचे कला के लिए मानते हैं। कला जीवन के लिए में प्लेटो, रस्किन, टॉल्स्टॉय आदि इसके समर्थक हैं। इन्हें लोक मंगलवादी भी कहा जाता है जो कला जीवन के लिए मानते आए हैं। समन्वयवादी मतलब कि कुछ ऐसे चिंतक भी हैं जो काव्य का प्रयोजन जीवन और आनंद दोनों को मानने के समर्थक थे, जिसमें अरस्तु, होरेस, ड्राइडन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड और आई ए रिचर्ड्स इससे मानने वाले चिंतक थे। तो ये था आज काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन के जो
परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट। तो ऐसे ही हम लगातार नए-नए विषयों के साथ जुड़ते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हिंदी वात्सल्य के साथ। मिलते रहेंगे हम नए-नए विषयों के और नए-नए टॉपिकों के साथ, नए-नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।